फंक्शंस ऑफ कमर्शियल सेंट्रल बैंक, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक में फर्स्ट है हमारे पास बैंक ऑफ नोट इशू। बैंक ऑफ नोट इशू का मतलब द सेंट्रल बैंक हैज द फुल कंट्रोल ओवर द सप्लाई ऑफ करेंसी, ओवर द प्रिंटिंग ऑफ नोट्स। ऐसा क्यों कर रहे हैं? जिससे कि किसी भी कंट्री में अननेसेसरी प्रिंटिंग ना हो नोट्स की, सारे नॉर्म्स के साथ ही प्रिंटिंग हो, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे। अदरवाइज क्या होगा, अगर कमर्शियल बैंक्स को ये पावर दे देंगे तो हर कमर्शियल बैंक अपनी ब्रांडिंग के हिसाब से नोट्स करेंसी देगा। अभी क्या होता है, हर एक करेंसी की एक यूनिफॉर्मिटी है, कलर कोड है। और तुमने अगर कभी नोटिस किया हो तो हर एक करेंसी पे, जैसे कि अगर कॉइन्स होते हैं, अगर कॉइन्स हैं तो कॉइन्स में जो भी अमाउंट होता है वो थोड़ा उभरा हुआ होता है। मतलब इफ यू क्लोज योर आईज और आप उसे फील करोगे तो आपको पता लग जाता है कि कितने रुपीस का ये कॉइन है। ऐसे ही जितने भी प्रिंट करेंसी, पेपर करेंसी है, उसमें भी ब्लाइंड्स के लिए भी साइन उसमें होता है जो थोड़ा उभरा हुआ होता है, जो हम लोगों को नहीं पता चलता, लेकिन जो ब्लाइंड्स को पढ़ाया जाता है, ब्लाइंड स्टडी होती है, उसमें उनको ये सिखाया जाता है किसी भी नोट को कौन से साइन के थ्रू फील करके हमें पता लगा सकते हैं कि ये कौन सी करेंसी है। अब ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ऑथेंटिसिटी है, ये तभी मेंटेन हो पाएगी जब एक यूनिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन हो जो करेंसी को इशू कर रही है। राइट? ये क्लियर हो गया? तो हम क्या कह सकते हैं कि करेंसी इशू क्यों कर रही है एक ही कंट्री, जिससे कि मोनोपोली रहे और कोई भी स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज ना हो, कोई गैम्बलिंग ना हो, कोई मिस रिप्रेजेंटेशंस ना हो। ये सारे रीजंस हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में लिखो, बैंक ऑफ नोट इशू में द सेंट्रल बैंक enjoys the monopoly rights. The central bank enjoys the monopoly rights over issuing paper currency. Over issuing paper currency. Next point लिखो, for the issue of currency, currency notes लिख लो। For the issue of currency notes, the central bank adopts certain minimum reserve system. Certain minimum reserve systems. Certain minimum reserve systems, principles and methods. Principles and methods in India. Next point लिखो, Central Bank keeps three considerations. Central Bank keeps three considerations while issuing notes. Uniformity, elasticity and security. Uniformity, elasticity and security. जहाँ सिक्योरिटी, भाई ऐसा थोड़ा ना है कि हाँ जहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस है वहाँ जो लोग काम कर रहे हैं चलो नोट छाप रहे हैं, एक आध उठा के जेब में डाल के नहीं चलो। वो एक सीरीज आई थी ना, शायद नेटफ्लिक्स पे थी, किस पर थी, रजिस्ट्री वाली, जिसने रजिस्ट्री पेपर्स की पूरी गैम्बलिंग की थी।
कौन सी थी? फर्जी नहीं, फर्जी भी, हाँ फर्जी में तो वो करेंसी नोट ही छाप देता है भाई, फर्जी में तो नोट ही छाप देता है। फर्जी तो एक वो था, मतलब एक इमेजिनेशन वाली सीरीज थी। ओरिजिनली भी एक सीरीज आई थी, हर्षद मेहता ने तो स्कैम किया था, उसका था। अरे यार मुझे टाइम पे याद नहीं आते हैं। वो ना उसमें वो पर्सन है ना, उसने हर्षद मेहता से भी बहुत बड़ा स्कैम किया था। उसने क्या किया, जो रजिस्ट्री होती है ना, रजिस्ट्री के जो पेपर्स होते हैं, तुमने रजिस्टर्ड पेपर देखे हैं जो 10 रुपये 100 रुपये 500 रुपये की रजिस्ट्री के पेपर्स होते हैं, उसने वो ओरिजिनल रजिस्ट्री के पेपर्स का गैम्बल किया था जहाँ से छप रहे हैं। नहीं यार, चलो नहीं याद आ रही। मतलब वो मैं तो खैर वो सीरीज पूरी देख भी नहीं पाई, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा उसमें करप्शन दिखाई थी कि वो मेरे को एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाई। और एक्चुअली में ये हुआ है हमारी कंट्री में, तो मतलब मैं तो उसे देख देख के इतना नेगेटिव हो रही थी कि नहीं मुझे मैं देख ही नहीं पाई, वो सीरीज ही कंप्लीट नहीं कर। हर्षद मेहता में एटलीस्ट वो जो भी था, तो उसमें मोराल्स का लेवल उतना डाउन नहीं हुआ था जितना इसमें मोराल्स का भी लेवल डाउन हो गया था। मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा वो सीरीज, क्योंकि मैंने आधी देख के छोड़ दी थी ना। तो बात वही है कि ये तो बहुत आसान हो जाएगा, तो इसलिए सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी। अब अगर हर एक कमर्शियल बैंक को दे देंगे तो इतनी सिक्योरिटी कहाँ से लाएंगे? तो जब सेंट्रल बैंक की करेंसी दे रहा है तो वो देख रहा है कि एक तो यूनिफॉर्मिटी रहे करेंसी पे, एक इलास्टिसिटी रहे। मतलब इलास्टिसिटी मतलब हमारे को ये कंट्रोल में रहे कि कब कितनी मनी सप्लाई करनी है, और सिक्योरिटी बनी रहे। तुम्हें ये पता है करेंसी पे कुछ भी लिखना इज कम्प्लीटली इलीगल। पहले होता था, लोग पता नहीं नोट्स में क्या क्या लिखते थे, और अब बिल्कुल स्ट्रिक्टली बना है, बैंक एक्सेप्ट ही नहीं करेगा अगर आपने करेंसी नोट पे कुछ लिख दिया। दिस इज कम्प्लीटली इलीगल, क्योंकि आप एक तरह से उनकी तौहीन कर रहे हैं। इतने बड़े जो आरबीआई गवर्नर ने एक नोट बना के दिया और आप उसके ऊपर कुछ और लिख रहे हैं। यू डोंट हैव राइट टू राइट एनीथिंग ऑन द करेंसी नोट्स। तो कभी भी मत लिखना, नेवर। पेंसिल से भी नहीं, कभी नहीं। अगर आपने पेंसिल से भी लिखा तो उसे इरेज करने से भी वो निशान तो रह जाएगा ना बच्चा। नेवर। कभी तुम देखो भी किसी को लिखते हुए तो टोक दो, बिकॉज अगर वो स्क्रूटनाइज हो जाए और अगर ये पता लग जाए तो दिस इज अ वेरी बिग क्रिमिनल एक्ट। तो कभी नहीं लिखना, बहुत ही घनघोर अपराध है। 10 रुपए वाले नोट्स पे ना जैसा जो नोट देता उस पे लिखा होता है उसका मत लिखा। हाँ, तो अब एक्सेप्ट मत करो, बिल्कुल एक्सेप्ट मत करो। अभी मेरे पास जो फीस आती है, मैं थोड़ी ऐसे रहती हूँ, मैं देखती नहीं हूँ। मैं बैंक में डिपॉजिट कराने गई तो उन्होंने, बैंक वालों ने मुझे यही बोला, कहते मैम आप तो टीचर हो, आप तो पढ़ाती हो, मतलब वो जानते हैं, और आपने ऐसे कैसे एक्सेप्ट कर लिया? मैंने कहा नहीं ध्यान दिया, सॉरी। तो उन्होंने फिर कहा कि आज हम ले रहे हैं लेकिन मतलब नहीं अलाउड होता। तो बेसिकली लेने चाहिए ही नहीं। जब हम सब मिलके ये इनिशिएटिव लेंगे तो धीरे धीरे कभी तो ये आदतें खत्म होंगी ना। चलो पढ़ाई की बात करते हैं बाहर, और कि क्यों हाँ, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया कि करेंसी नोट्स क्यों इशू हो रहे हैं, जिससे कि कोई और भी एक रीजन है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता इससे। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। भाई अगर मान लो ऐसा हो जाएगा कि हर एक कमर्शियल बैंक अपने अपने नोट्स छापने लगा तो वहाँ पे तो फिर पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स भी बहुत आने लग जाएंगे। तो क्योंकि उसके पास सोल अथॉरिटी है तो कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता। ठीक है, चलो सेकेंड पॉइंट, बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट। बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, इसमें लिखो द सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज अ, द सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज अ बैंकर एजेंट। The central bank acts as a banker, agent and financial advisor
financial advisor to the government फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कैसे है, जो रिलेशन हमारा कमर्शियल बैंक के साथ है वही रिलेशन कमर्शियल बैंक गवर्नमेंट का सेंट्रल बैंक के साथ है। हमारा क्या रिलेशन है, हम अपने मनी डिपॉजिट करते हैं और जरूरत पड़ने पे हम बोरो करते हैं, यही है ना। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, द सेंट्रल बैंक एक्सेप्ट्स receipts, the central bank accepts receipts and makes payment for the government and carries out exchange, remittances and other banking operations, and carries out exchange, remittances and other banking operations। रेमिटेंसेस का मतलब जो भी अमाउंट डिपॉजिट होता है, कलेक्शन होती है उसे कहते हैं रेमिटेंसेस एंड अदर बैंकिंग ऑपरेशंस। मतलब छोटे मोटे जो भी बैंक के ऑपरेशंस है वो सब करता है ये उसके बिहाफ पे, उनका बैंक है ये गवर्नमेंट का। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट प्रोवाइड्स शॉर्ट टर्म क्रेडिट टू द गवर्नमेंट। It provides short-term credit to the government। ठीक है, credit to the government। Next देखो, it provides foreign exchange resources to the government। क्या करेगी गवर्नमेंट फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज का, करेंसी का किस काम में यूज करेगी, to buy things from abroad। और करेंसी का अमाउंट इंडियन करेंसी से ज़्यादा होता है तो उसको एक्सचेंज के टाइम पे यूज करेगी, जिससे उसको गवर्नमेंट को फॉरेन करेंसी क्यों चाहिए, आज आपने देशी करेंसी को शॉप में नहीं गिरा, यूज नहीं करना उसे। लिखो, it provides foreign exchange resources to the government to buy assets, to make investments, to buy assets, to make investments and to repay debts, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, it deals in government securities, and manages public debt, क्या मतलब हुआ इसका, गवर्नमेंट की जितनी भी सिक्योरिटीज हैं, गवर्नमेंट को उन्हें पब्लिक को सेल परचेज करना है या कोई एक पर्टिकुलर सेगमेंट को सेल करना है या गवर्नमेंट को परचेज करनी है सिक्योरिटीज, तो सेंट्रल बैंक डज दिस वर्क ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को पब्लिक डेट लेना है, पब्लिक डेट का मतलब लोगों से उधार लेना है, और लोग क्यों उधार देंगे, सरकार को उधार देने में फायदा नहीं रहता है, इंटरेस्ट टाइम पे मिल जाता है, किसी को भी लोन देना से अच्छा गवर्नमेंट को दे दो। तो पब्लिक डेट को जो मनी रेज करना है, फिर उनको रेगुलरली इंटरेस्ट पे करना है, फिर उनको टाइमली पे आउट करना है, ये सब काम सेंट्रल बैंक डज ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। अब
गवर्नमेंट को अगर कोई फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए तो वो भी सेंट्रल बैंक देता है, ठीक है। इसीलिए जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो हमारी कंट्री में काफ़ी इस बात का कहते ना बवाल मचा था। क्यों? क्योंकि वो एकदम से डिक्लेयर कर दिया गया था और उन्होंने आरबीआई गवर्नर से ऐसा न्यूज़ में आया, हमें अंदर की बात नहीं पता, ऐसा न्यूज़ में आया कि उन्होंने अपनी वीटो पावर यूज़ की और डीमोनेटाइजेशन कर दिया एंड आरबीआई गवर्नर से कोई सलाह मशवरा नहीं किया। गवर्नमेंट ने वीडियो बनाई थी, आरबीआई गवर्नर से नहीं वीडियो बनवाई थी, इसलिए हुई थी, है ना। तो ये कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा रही थी, ठीक है। गवर्नमेंट कहाँ चेंज हुई है? गवर्नर को उन्होंने चेंज नहीं किया, गवर्नर को ही मत बोलना, गवर्नर कहते हैं उन्होंने खुद रिजाइन किया है। गवर्नर ने रिजाइन किया था कि जब हमारा कोई मतलब ही नहीं है तो हम काम ही क्यों करें। तो मैं वही कह रही हूँ, बहुत कंट्रोवर्सी आई थी, लेकिन ये सब न्यूज़ हैं, हम लोग अंदर की कोई बात सही ढंग से नहीं जानते हैं, तो बस हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, हम न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। तो हमारा काम तो अपनी पढ़ाई है जो हम वो करते हैं। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, इट एडवाइजेज द गवर्नमेंट, वो एडवाइस करता है, हमारे लिए यही है काम की बात। एक्चुअली में क्या हुआ हमें नहीं पता। इट एडवाइजेज द गवर्नमेंट ऑन बैंकिंग and financial matters. मैम जब जीडीपी आया फिर तो पूरी इकोनॉमी चेंज हो गई। जब जीडीपी आया था, जीएसटी आया था, तब तो पूरी इकोनॉमी चेंज हो गई। तो जीएसटी के आने के बाद तो बहुत कुछ चेंजेस हो गए हैं। जीएसटी ने तो बहुत कुछ बदल दिया है और अभी और भी चीजें बदल ही रही हैं जीएसटी से, तो ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, बैंकर्स ऑफ कमर्शियल बैंक। बैंकर्स ऑफ देखो क्या होता है, अब इसको समझते हैं फिर लिखेंगे। होता क्या है, हमारे पास बिल्स रिसीवेबल होते हैं। बिल्स रिसीवेबल हम बैंक के पास जाते हैं, कमर्शियल बैंक के पास, और कमर्शियल बैंक से हमसे डिस्काउंट करवा लेते हैं और पैसा ले लेते हैं। कमर्शियल बैंक के पास बहुत सारे ऐसे बिल्स रिसीवेबल इकट्ठे हो जाते हैं, वो जाता है सेंट्रल बैंक के पास और उनको फिर से रीडिस्काउंट करवा लेते हैं, तो उनके पास पैसा आ जाता है, ठीक है। ऐसे ही कभी भी कमर्शियल बैंक को ऐसा लगता है कि हमारे पास सरप्लस फंड पड़ा है और हमारे पास अभी कोई लेंडिंग रिक्वायरमेंट्स नहीं है, तो वो सेंट्रल बैंक को डिपॉजिट करवा देते हैं। अगर कभी कमर्शियल बैंक को कुछ प्रॉब्लम आती है, फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं, तो वो सेंट्रल बैंक के पास जाते हैं, जिसके लिए हम टर्म यूज करते हैं लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। क्या मतलब वो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट का, कि जब कहीं कुछ नहीं मिला तो लास्ट रिजॉर्ट वही है। हिंदी में एक कहावत है, डूबते को तिनके का सहारा। तो जब कमर्शियल बैंक डूब रहा होता है तो वो सेंट्रल बैंक उसके लिए तिनके का काम करता है और सहारा देके उसकी नैया पार करा देता है। समझे? ये रहती है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। गॉट इट? सो राइट डाउन, इस पॉइंट में लिखो, इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू बैंक्स by discounting their bills. It provides financial assistance to banks by discounting their bills. Next point लिखो, it lends money to commercial banks. It lends money to commercial banks and provides advances against approved securities.
ठीक है। तो ये जो 2 पॉइंट्स मैंने लिखवाए हैं, तुम चाहो तो इसको ब्रैकेट बना के लिख सकते हो। जब भी तुमसे लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट पूछा जाए तो ये 2 पॉइंट्स लिखे जाएंगे। ये जो 2 पॉइंट्स मैंने लिखवाए हैं अभी लास्ट के, दीज 2 पॉइंट्स आर लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। ठीक है। Provide financial institution by a bank or to हाँ। manage by discounting their bills. हाँ ये भी हाँ, ये सारा lender of ठीक है। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कंट्रोलर ऑफ नहीं 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 नहीं, अभी इसी में, इट सुपरवाइजेस, हाँ, बैंकर्स बैंक, इट सुपरवाइजेस, regulates and controls, it supervises, regulates and controls the activities of commercial bank. It supervises, regulates and controls the activities of commercial banks. Next point लिखो, it provides the commercial banks, it provides the commercial banks with centralized clearing and remittance facility with centralized clearing and remittance facility. इस वाले पॉइंट के आगे तुम ब्रैकेट में डाल सकते हो फैसिलिटी, क्लियरिंग हाउस फंक्शन। इस वाले पॉइंट के आगे तुम ये डाल सकते हो क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्या मतलब होता है क्लियरिंग हाउस फंक्शन, पता है किसी को क्या होता है? तुम्हारा अकाउंट स्टेट बैंक में है, इसका अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है। अब तुमने अपने बैंक का चेक दिया इसको, ये अपने बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा कराएगी, ठीक है। तो अब तुम्हारे बीच में एक मीडिएटर चाहिए होगा, क्योंकि इसका बैंक ऑफ बड़ौदा उस चेक को तुम्हारे पास भेजेगा कि इसकी पेमेंट दे दो, यही होगा ना प्रोसेस। तो ऐसे में इन दोनों का जो मीडिएशन होगा वो सेंट्रल बैंक करेगा। ये सेंट्रल बैंक को भेजा, यहाँ पे सारे स्क्रूटिनाइज हुए, स्क्रूटिनाइज होके अच्छा जी एसबीआई के कितने हैं, वो वहाँ गए, फिर एसबीआई को भेज देंगे कि तुम बैंक ऑफ बड़ौदा के इतने चेक्स की पेमेंट कर दो, तुम पंजाब नेशनल बैंक के इतने चेक्स की पेमेंट कर दो। ऐसे ही इनको भेजेगा कि इनको किस किस की पेमेंट करनी है। अब पहले ही सारा कुछ बहुत फिजिकल फॉर्म में होता था, मतलब क्लियरिंग हाउस डिपार्टमेंट्स होते थे, वहाँ जाता था, ये सारा काम हाथ से होता था। तो उसमें कोई भी चेक को क्लियर होने में 3 to 4 डेज आराम से लग जाते थे, कई बार 5 डेज भी लग जाते थे, बट मिनिमम 3 डेज तो रहते ही रहते थे। अब थोड़ी सी चीज़ें एडवांस हो गई हैं, अब फिजिकल फॉर्म में ना जाके हर एक बैंक उनको स्कैन करता है और स्कैन करके अपने पास रख लेता है। उनको रखने होते हैं क्योंकि कभी भी ऑडिट हो सकता है, इंस्पेक्शन हो सकते हैं, तो उनके पास सारे चेक होने चाहिए, लेकिन वो स्कैन करते हैं और वो सॉफ्टवेयर ऐसे है कि स्कैन करके वो पूरा सॉफ्टवेयर ही क्लियरिंग हाउस करता है। बट इसमें भी सेंट्रल बैंक बीच में रहता है, ऐसा नहीं है कि सेंट्रल बैंक का रोल खत्म हो गया। तो ये जो फंक्शन चल रही है, दिस इज कॉल्ड क्लियरिंग हाउस फंक्शन एंड रेमिटेंसेस। मतलब इसका चेक क्लियर करा के वो पैसे जो इसने चेक दिया था उस चेक की पेमेंट क्लियर करवा के वो रेमिटेंसेस सेंड टू दिस, दैट इज कॉल्ड क्लियरिंग हाउस एंड रेमिटेंसेस फंक्शन। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, the commercial banks are required to maintain
certain percentage of liabilities with the central bank, so that in case of financial emergency, so that हम साइड पर इंटर लायबिलिटी liabilities with the central bank, so that in case of financial emergency, central banks can provide financial assistance. Central bank can provide financial assistance to them. तुम लोगों ने कमाना शुरू कर दिया, तुम लोगों ने कमाना शुरू किया तो तुम तो बड़े चौड़ में आ गए, तो बहुत कमा रहे हैं। तो पिताजी ने ये बोल दिया कि ऐसा है बेटा, तुम्हारे में से ना इतना % ना तुम मुझे दे दो, तुम जितना कमा रहे हो उसका ना 20% मेरे पास जमा करा दो, और नहीं जमा कराओगे तो कमाई बंद करवा दूंगा, नौकरी छुड़वा दूंगा। तो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेटर है ना 20% दे दो। अब वो पिताजी को अपने लिए नहीं चाहिए वो 20%, वो किस लिए चाहिए? ताकि कभी भी तुम्हारे ऊपर अगर कोई दिक्कत आए तो एक पैसा अलग से इकट्ठा रहे। जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से भी गवर्नमेंट ये कहते हैं कि आप टैक्स सेविंग जगह इन्वेस्ट करो तो आपका टैक्स बच जाएगा। गवर्नमेंट ये बर्डन क्यों डाल रही है कि आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जिससे कि टैक्स बचे, जिससे कि आप टैक्स बचाने के चक्कर में तुम्हें सरकार को नहीं दूंगा पैसा, मत दो, तुम इन्वेस्टमेंट में डाल दो, हम नहीं ले रहे टैक्स तुमसे, अच्छी बात है। तो क्यों ये बर्डन, क्यों ये मैंडेटरी किया है? जिससे कि लोगों के अंदर एक सेविंग हैबिट आए, वो सारा का सारा पैसा खर्च ना कर दें। तो इसलिए ये एक ऑब्लिगेशन आता है, ठीक है, समझ में आया? सो बैंकर्स बैंक इज ओवर। नेक्स्ट लास्ट कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। तो अभी स्टार्ट करते हैं कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट होता है द चार्ज, राइट डाउन, द चार्ज on loans taken by commercial banks from central bank, taken by commercial banks from central bank on long term basis without collateral। ऑन लॉन्ग टर्म, इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है लॉन्ग टर्म, विदाउट कोलेटरल। रेपो रेट होता है शॉर्ट टर्म विद कोलेटरल। दोनों में ही बैंक रेट और रेपो रेट दोनों में ही जो कॉमन है वो क्या है कि ये पेड बाय कमर्शियल बैंक्स हैं टू सेंट्रल बैंक, ठीक है, समझ में आया? बैंक रेट और रेपो रेट का डिफरेंस, मेजर दो डिफरेंस हैं। दोनों में कॉमन बात क्या है? दोनों में कॉमन ये है कि ये वो रेट है विच इज पेड बाय कमर्शियल बैंक्स टू सेंट्रल बैंक, ये दोनों में कॉमन है। डिफरेंस क्या है? बैंक रेट लॉन्ग टर्म है, रेपो रेट शॉर्ट टर्म है। बैंक रेट में विदाउट कोलेटरल है, देखो ये लॉन्ग टर्म है लेकिन विदाउट कोलेटरल, मतलब कोई सिक्योरिटी नहीं दे रही इसके बदले में, लेकिन ये शॉर्ट टर्म है लेकिन विद कोलेटरल है, ठीक है। रेपो रेट, दोनों का काम एक ही है। तो अब अगर मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज करनी है, यानी कि कमर्शियल बैंक्स की लेंडिंग कैपेसिटी को डिक्रीज करना है,
यहाँ पे मनी सप्लाई डिक्रीज करना मतलब लैंडिंग कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक्स। यहाँ पे लैंडिंग कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक डिक्रीज करना, यहाँ पे लैंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज करना। तो सोच के बताओ इस रेट का क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे? दोनों में कहाँ इंक्रीज करेंगे और कहाँ डिक्रीज करेंगे? लॉजिकली सोचो। लॉन्ग टर्म की बात ही नहीं कर रही मैं। नहीं, बैंक रेट। मैं कह रही हूँ बैंक रेट और रेपो रेट दोनों को ही अगर उन्हें मनी सप्लाई इंक्रीज करानी है, सेंट्रल बैंक को इंक्रीज करानी है, तो बैंक रेट और रेपो रेट इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे? कॉन्ट्रैक्शन में कम करेंगे। कॉन्ट्रैक्शन में कम ज्यादा करेंगे और एक्सपेंशन में कम करेंगे। कॉन्ट्रैक्शन में कम करेंगे। तो मैं कह रही हूँ, तुम जो लोग कह रहे हो कि यहाँ पे डिक्रीज करेंगे और यहाँ इंक्रीज करेंगे, यहाँ इंक्रीज करेंगे, यही कह रहे हो क्या तुम लोग सब? नहीं, हाँ नहीं, उल्टा उल्टा। उल्टा कह रहे हो, ये ऐसे कह रहे हो। मतलब तुम ये कह रहे हो कि ये इंक्रीज होगा और ये डिक्रीज होगा। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? रीजन बता सकता है कोई मुझे, किसी एक का भी? बोलो। अब यहाँ इंक्रीज होगा कि वो डिस्करेज करेंगे। यहाँ मतलब जब सेंट्रल बैंक चाहता है कि मार्केट में मनी सप्लाई कम हो, हाँ, तो वो इसको रेट को डिक्रीज कर देगा। हाँ, वो चाहता है लैंडिंग कम हो। लैंडिंग कम हो, हाँ, तो कमर्शियल उस पे ज़्यादा चार्ज लगा देगा कि लोग लोन लेंगे नहीं, कि हाई इंटरेस्ट हो जाएगा। तो फिर तो इंक्रीज। अच्छा, तो यानी कि अगर बैंक रेट इंक्रीज होगा, यानी कि वो एक तुम ये कहना चाह रहे हो कि अगर बैंक रेट इंक्रीज होगा तो क्या होगा? अगर सेंट्रल बैंक ज्यादा चार्जेस लगाएंगे तो कमर्शियल बैंक भी ज्यादा चार्जेस लगाएंगे, तो लोग बोरोइंग्स कम करेंगे। हाँ, तो उससे ऑटोमेटिकली मनी सप्लाई क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। हाँ, लेकिन अगर उन्हें इंक्रीज करना है कि वो चाहते हैं कि लेंडिंग ज्यादा हो, तो बैंक रेट को डिक्रीज कर देंगे, रेपो रेट को डिक्रीज कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि कमर्शियल बैंक भी कम, ज़्यादा होता है। वो कमर्शियल बैंक भी ताकि अपना रेट कम कर दें, जिससे कि लेंडिंग बढ़ जाए। समझ में आ गया लॉजिक? अब रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट होता है द इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय कमर्शियल बैंक्स फ्रॉम सेंट्रल बैंक। द इंटरेस्ट received by commercial banks from central bank on deposits. That's it. On deposits. ठीक है? Reverse repo rate is the rate. Reverse repo rate का बताया मैंने ये. Reverse repo rate का बता रही हूँ मैं. The rate, the interest received by commercial banks from central bank on deposits. इसका मतलब क्या हुआ? अगर कमर्शियल बैंक्स को ऐसा लगता है कि उनके पास सरप्लस फंड है एंड दे डिपॉजिट इट विद द सेंट्रल बैंक, अब सेंट्रल बैंक क्या करेगा? अगर सेंट्रल बैंक से उनको अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो बाहर क्यों लैंड करेंगे? ठीक है, अगर उन्हें ऐसा लग रहा है कि हमें सेंट्रल बैंक ही अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है तो बाहर लैंडिंग नहीं करेंगे। यानी कि अगर उन्हें डिक्रीज करना है इंक्रीज कर देंगे, तो इंक्रीज कर देंगे, वरना वो डिक्रीज कर देंगे। समझ में आया? ठीक है। कैश रिजर्व रेशो और स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो। कैश रिजर्व रेशो जिसको हम CRR कहते हैं, इसके लिए है द परसेंटेज ऑफ net liabilities of commercial banks, the percentage of net liabilities of commercial banks, the percentage of net liabilities of commercial bank to be kept with central bank, to be kept with central bank.
themselves, उनको अपने खुद के पास रखनी होती है, ठीक है। तो हमारा जो ये CRR प्लस SLR होता है, इसे हम कहते हैं LRR, जो हमने मनी में डिपॉजिट क्रिएशन में किया था, LRR। CRR प्लस SLR इज इक्वल टू LRR, यानी कि ये वो अमाउंट है विच कैन नॉट बी लेंड। तो अब अगर उन्हें मनी की कॉन्ट्रैक्शन करनी है उसको डिक्रीज करेंगे, तो क्या करेंगे, उन्हें सप्लाई बढ़ानी है तो इसे इंक्रीज कर देंगे, क्या करेंगे, डिक्रीज, अगर उन्हें मनी सप्लाई बढ़ानी है, वो चाह इंक्रीज कर देंगे। अगर उन्हें लग रहा है कि उन्हें मनी सप्लाई बढ़ानी है तो वो इस रेट को कम करेंगे ना, जिससे कि कमर्शियल बैंक्स के पास ज्यादा अमाउंट रहे लेंडिंग के लिए, उनको कम करना है, समझ रहे हो। अगर उन्हें मनी सप्लाई बढ़ानी है, उन्हें उनकी लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ानी है, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर मनी अच्छा हाँ सॉरी मैं कॉलम गलत आ गई थी। मनी सप्लाई अगर बढ़ानी है तो डिक्रीज करेंगे, और मनी सप्लाई कम करनी है तो इंक्रीज करेंगे, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट हमारे पास है ओपन मार्केट ऑपरेशन। नेक्स्ट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन, सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय सेंट्रल बैंक। सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय सेंट्रल बैंक, ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय सेंट्रल बैंक। अब अगर उन्हें मनी सप्लाई बढ़ानी है, लोगों के पास पैसा ज्यादा जाए, उनको लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ानी है, तो वो सेल करेंगे या परचेज करेंगे, सेल करेंगे। सेल करने से क्या होगा, पैसा जाएगा उनके पास, सेल करने से हमारे पास पैसा आएगा तो हम जाएगा। अगर सेंट्रल बैंक सेल करेगा तो वो लोग परचेज करेंगे, तो उनका पैसा डाइवर्ट होकर हमारी तरफ आ गया, सेंट्रल बैंक की तरफ आ गया। यानी कि अगर उन्हें मनी सप्लाई को कम करना है, तो वो परचेज करेंगे। अगर मनी सप्लाई को कम करना है तो वो सेल करेंगे, क्योंकि अगर मैं सेंट्रल बैंक को मैं सेल करूंगी, तुम सारे कमर्शियल बैंक्स हो, तो तुम लोग परचेज कर लोगे मेरे से, मैं अगर सेल कर रही हूँ तो तुम्हारा पैसा कम हो गया ना। तो मुझे अगर मनी सप्लाई को डिक्रीज करना है तो मैं सेल करूंगी, लेकिन अगर मुझे मनी सप्लाई बढ़ानी है तो मैं परचेज करूंगी। मैंने परचेज करना स्टार्ट किया, मैं परचेज कर रही हूँ तो मैं तुम्हें पैसे दे रही हूँ, तुम्हारे पास ज्यादा पैसे आ गए, तुम्हारे पास लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ गई, ठीक है। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को समझने के लिए समझो कि एक घर है मेरे पास, 1 लाख का है वो। 1 लाख तो बहुत सस्ता है, 10 लाख का, 1 लाख का कौन सा घर आता है, 10 लाख का भी 10 लाख का भी कहीं है भाई, चलो 50 लाख, 50 लाख का घर है। 50 लाख का जो घर है, अगर मैं उस घर के बदले में बैंक से लोन लेने जाऊं और बैंक ने कहा कि मार्जिन रिक्वायरमेंट्स ना 20% है, तो मुझे उस 50 लाख के लोन के बदले 40 लाख का लोन मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आया मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। तो मेरी मार्जिन रिक्वायरमेंट्स कितनी हुई, 20%। 20% का मतलब हुआ 50 लाख के बदले 40 लाख का लोन मिल जाएगा, राइट। अब अगर मुझे मनी सप्लाई को डिक्रीज करना है, मैं चाहती हूँ कि मनी सप्लाई कम हो जाए, मतलब लोगों उनकी लेंडिंग कैपेसिटी कम करनी है, मुझे मनी सप्लाई कम करनी है, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। लेकिन अगर मुझे मनी सप्लाई को बढ़ाना है, लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ानी है, तो मनी सप्लाई डिक्रीज। तो ये तरीके हैं जिसके हिसाब से सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है मनी सप्लाई एंड क्रेडिट को। इसकी डेफिनेशन कुछ नहीं, एग्जाम्पल समझ में आया। तो बाय दिस वे हमारा बैंकिंग वाला चैप्टर को लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment. ठीक है, thank you.